Hello and welcome to Speakeasy. We have a very special guest for you today, former Uttar Pradesh Chief Minister Akhilesh Yadav, President of the Samajwadi Party, about to embark on a major political battle as the assembly elections loom in Uttar Pradesh. They are due early next year. So what are the challenges before the Samajwadi Party, Akhilesh Yadav, and the polity in general? Today, I would like to ask Akhilesh ji about the challenges that he faces as the assembly elections loom. So what is happening in the rest of the country? How does that impact you, Akhilesh ji? First of all, thank you so much for coming all the way from Delhi, Gurgaon. जो उत्तर प्रदेश का इलेक्शन है शायद देश का आखिरी इलेक्शन होगा। बीजेपी अगर जीत गई तो बीजेपी देश का आखिरी चुनाव समझ करके लड़ेगी, क्योंकि उसके बाद चुनाव बीजेपी नहीं करने देगी। कल ही पता लगाए रात में जो एमपीज हैं दूसरे दल के महाराष्ट्र के, उनको लेकर के आ गए हैं दिल्ली। इससे पहले बंगाल का हम लोगों ने देखा है, दीदी चुनाव हारी नहीं, दीदी को चुनाव हराया गया है। और सेंट्रल फोर्सेस अगर नहीं लगाई गई होती तो ये रिजल्ट नहीं होता, रिजल्ट कुछ और होता और पार्टी भी नहीं टूटती। तो ये आखिरकार तैयारी किसकी है? जब बहुमत की सरकार है, दे हैव मेजॉरिटी, कंप्लीटली दे हैव मेजॉरिटी, व्हाई दे आर ब्रेकिंग द एमपीज फ्रॉम अदर पार्टीज? व्हाट इज द रीजन? रीजन यही है कि ऐसा इलेक्शन कराइए कि कभी इलेक्शन ना हो दोबारा। सो डिलिमिटेशन में क्या करना चाहते हैं? तो मुझे तो ये लगता है कि यूपी का चुनाव देश का चुनाव होने जा रहा है। और अभी तक जो समझ में आ रहा है, बीजेपी इज स्प्रेडिंग रूमर्स सेइंग कि इलेक्शंस विल बी इन नवंबर, बट आई डाउट अबाउट इट। और मैं इसलिए डाउट करता हूं क्योंकि हाल ही में सबसे ज्यादा जो हमारे देश की आस्था जिस जगह पर थी, प्रभु श्री राम, भगवान श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, उनके चढ़ावे पे चोरी हो गई। ये सोचिए कैसी सरकार है जो ड्रोन और सैटेलाइट और दूरबीन से देख लेती थी। डबल इंजन सरकार की न दूरबीन दिखाई दे रही है, न ड्रोन दिखाई दे रहा है। और शायद मुख्यमंत्री इतनी ट्रिप गए हैं अयोध्या, आखिरकार अयोध्या गए इतनी बार, रिकॉर्ड बना रहे थे जाने का अयोध्या का, उसके बावजूद भी वहां इतने बड़े चढ़ावे चोरी हो गई। आखिरकार क्या करने जाते थे वहां? अब सीसीटीवी फुटेज नहीं दी जा रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज को गायब किया जा रहा है, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज अगर आ गई तो इनका भंडा फूट जाएगा। और भंडा ये फूटेगा कि सीसी की जानकारी सबको हो जाएगी। सीसी का मतलब हुआ चढ़ावा चोरी, चंदा चोरी, सीसीटीवी फुटेज से आ जाएगी बाहर। तो जहां यूपी का इलेक्शन होने जा रहा है, देश में जो एमपीज तोड़े जा रहे हैं बड़े बड़े दल के, आखिरकार तैयारी किस बात की बीजेपी की? और हमारे लिए चैलेंजिंग इसलिए भी होगा क्योंकि बीजेपी को हम लोगों ने हरा दिया। सो नाउ दे नो द ट्रिक, दे नो द कैलकुलेशन, दे नो द अर्थमेटिक। तो हमें what is the challenge for you in keeping your own flock together when you see what is happening to the Trinamool Congress, what is happening to Shiv Sena UBT? How have you managed to keep your 37 MPs with you? हमारी समाजवादी पार्टी ये पीढ़ियों की पार्टी है, पीढ़ियों से जुड़े हुए लोग हैं। और पॉलिटिकल जुड़ाव तो है ही है, लेकिन एक सोशलिस्ट इमोशनल के साथ जुड़े हुए लोग हैं। और जितने भी लोग हैं, जितने लोगों के बीच से जीत करके आए हैं, समाजवादी पार्टी का संगठन बहुत मजबूत है, जनता समाजवादी पार्टी के साथ है और हमें कुछ घबराना नहीं है। आखिरकार जो खबर चला रहे हैं, जो चैनल चला रहे हैं, वो किसके हैं? बड़े बड़े उद्योगपतियों के हैं, क्योंकि बड़े बड़े उद्योगपतियों का स्वार्थ समाजवादी पार्टी पूरा नहीं कर सकती है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी का स्वार्थ पूरा करने के लिए वो हमारी खबर चला रहे हैं कि पार्टी टूट रही है। कहीं ऐसा ना हो
बीजेपी दूसरों की पार्टी तोड़ने के चक्कर में यूपी में अपनी पार्टी तोड़वा लें, क्योंकि जिस तरीके से पीडीए दुखी है वहां, पीडीए के लोगों के साथ जो अपमान का व्यवहार हो रहा है, पीडीए मतलब पिछड़ा दलित और मुसलमान अल्पसंख्यक आदि आबादी, आरक्षण चोरी हो रहा है। इतना आरक्षण इन्होंने चोरी किया है कि जिस समय हम पीडीए के लोगों को बता देंगे, उनके विधायकों को बता देंगे, वो भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके दूसरे दलों में चले जाएंगे या समाजवादी पार्टी में आ जाएंगे। जो हमने देखा है अखिलेश जी, द यूज ऑफ द एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, यूज ऑफ सेंट्रल एजेंसीज टू ब्रेक पार्टीज, especially Trinamool Congress, what we have seen, the spectacle of those 20 MPs joining now a non-existent party, you know, it's come out from nowhere, the NCPI or something like that is called. So what does this spell for Indian democracy as a whole? What is it? What is the meaning? Is it that the BJP wants to be in perpetual power? What is the game here? एक तो वो चुनाव नहीं करने देना चाहते हैं भविष्य में। एक बार डिलिमिटेशन हो गई तो उनके अंडरग्राउंड संगी साथियों ने, जिन्होंने अंग्रेजों के साथ मिलकर के या अंग्रेजों को सूचना देते थे, उन्होंने कोई नक्शा बनाया है पार्लियामेंट का, हर कॉन्स्टिट्यूंसी का कोई नक्शा बनाया है, उसकी वो तैयारी करना चाहते हैं। और अगर वो तैयारी हो गई इनकी, तो चुनाव देश में नहीं होगा। ये उसकी तैयारी कर रहे हैं, ये वन नेशन वन इलेक्शन की नहीं तैयारी कर रहे हैं। इस देश में सब पॉलिटिकल पार्टीज खत्म हो जाएं, उसकी तैयारी कर रहे हैं। और जो बात आप कह रहे हैं कि कई एमपी छोड़ के जा रहे हैं दूसरे दलों के, मुझे नीरज जी की वो बात याद आती है। वो एक कविता वो कभी कहते थे कि जिसका जितना कम सामान होगा उसका सफर आसान होगा। तो सीबीआई, इनकम टैक्स, आईटी या और संस्थाएं उनका पीछा करेंगी जिनके पास कंपनी होंगी। समाजवादियों के पास तो एक आध पे कंपनी हुई तो हुई। ईडी किसको डराएगी? इनकम टैक्स किसको डराएगी? सीबीआई किसको डराएगी? और जहां तक सवाल इन इंस्टीट्यूशंस का है, ये इंस्टीट्यूशंस आज उनके साथ हैं, कल जिसकी सरकार होगी उनके साथ होंगे। तो बीजेपी को यह भी तैयारी करनी चाहिए कि कभी ऐसा हुआ कि दूसरी सरकार बन गई तो सोचो उनके खिलाफ कितना ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स होगा। क्योंकि जो देखते हैं हालात हम यूपी की, यूपी में एक्सप्रेसवे बने, प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया, प्रधानमंत्री के जाते ही वो इस एक्सप्रेसवे ढह गया। यहां पर मुख्यमंत्री जी ने लिंक रोड बनाई है, एक अपनी एक्सप्रेसवे लिंक रोड, 90 किलोमीटर की सड़क, 7,000 करोड़ की। आज के जमाने में 7,000 करोड़ की सड़क बना रहे हैं आप। लखनऊ में एक ग्रीन कॉरिडोर बन रहा है, 40 किलोमीटर की सड़क है, 7,000 करोड़ की सड़क बन रही है। गंगा एक्सप्रेसवे बनाया इन्होंने, चलने के बाद ही वहां पर ऐसा लग रहा है कि जाने कौन कब की बनी सड़क होगी। तो जहां भ्रष्टाचार चल रहा हो, ये घबराए हुए लोग हैं। जो डरते हैं वो दूसरों पर अन्याय करते हैं, जो डरते हैं वो दूसरे को डराना चाहते हैं। ये डरे हुए लोग हैं, वो जानते हैं कि अगर पावर इनके पास नहीं रही तो शायद ये सरकार नहीं चला पाएंगे या खुद सुरक्षित नहीं रहेंगे, इसीलिए लोगों को डरा रहे हैं लोग। So it appears, Akhilesh ji, that the system, the electoral system is being rigged in a certain way to ensure, as you said, an opposition-free India. That seems to be the game. So what is your sense? We've seen the SIR being implemented in Bihar. We saw the results in Bihar. We saw the SIR being implemented in West Bengal. We saw the results there. Here also in Uttar Pradesh, at least about 2 crore voters have been deleted, in the SIR exercise. So do you feel that this entire SIR exercise that has happened in UP, ये आपके खिलाफ भी जा सकता है? सबसे बड़ी बात है कि इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी का सवाल है। और कई इलेक्शंस में ये साबित हो गया है कि इलेक्शन कमीशन सरकार के साथ है। और सरकार के साथ है इसलिए भी क्योंकि इलेक्शन कमीशन भी देख रहा है कि अगर चंदा सबसे ज्यादा किसी को मिलता है तो एक ही पॉलिटिकल पार्टी को मिलता है। 90% चंदा देश में अगर किसी ने दिया है तो भारतीय जनता पार्टी को दिया है। तो इलेक्शन कमीशन ये भी देख रहा है कोई फेयर इलेक्शन नहीं हो रहा, वो हमने यूपी में देखा। और क्रेडिबिलिटी इलेक्शन कमीशन की कई बार हम लोगों ने देखी है कि वो विपक्ष के साथ नहीं है, सरकार के साथ है।
इलेक्शन कमीशन को भी ये समझना चाहिए, जो सरकार को 90% चंदा देते हैं तो सरकार उन्हीं के लिए काम करेगी, उन्हीं के लिए पॉलिसी बनाएगी। और यूपी में तो एसआईआर बहुत करीब से देखा। जब फॉर्म 7 भरा जा रहा था वोट कटवाने के लिए, हम लोगों ने इलेक्शन कमीशन को शिकायत की है कि बीजेपी के लोगों ने एक फर्जी साइन कर करके, और कई जगह फर्जी साइन किए हैं जहां पर वोट कटवाने का काम किया। नंदलाल निषाद, जो दस्तखत करना नहीं जानता, साइन करना नहीं जानता, ही कांट साइन, लेकिन बीजेपी के लोगों ने, उनकी आईटी टीम ने, दे फोर्स्ड हिज साइन, सिग्नेचर बना करके वोट काटे हैं। हम लोगों ने इलेक्शन कमीशन को शिकायत की, इलेक्शन कमीशन ने कोई कार्रवाई नहीं की। कई ऐसे नियम जहां 5 और 4 से ज्यादा आप फॉर्म नहीं भरवा सकते हैं, फॉर्म 7, यहां पर 100 फॉर्म भरवाए फॉर्म 7, लेकिन अगर हम शिकायत करते हैं तो इलेक्शन कमीशन किसी पे कार्रवाई नहीं करता। और कार्रवाई इसलिए नहीं करता है क्योंकि बीजेपी के साथ इलेक्शन कमीशन खड़ा हुआ है। लेकिन हम एसआईआर से घबराते इसलिए नहीं हैं कि हमारे पीडीए प्रहरी, जो हमारे वर्कर्स ने, उन्होंने बूथ पे बहुत अच्छा काम किया, और उसका परिणाम ये हुआ कि अभी तक तो हम अपना वोट बचा पाए हैं। लेकिन सरकार, इलेक्शन कमीशन और भारतीय जनता पार्टी मिलकर के फॉर्म 6 को भरना शुरू कर दिए हैं, डबल वोट बनाना शुरू कर दिए हैं। अगर डबल वोट बनेगा तो इलेक्शन कमीशन की क्या क्रेडिबिलिटी रही, फिर एसआईआर की क्या क्रेडिबिलिटी रही? आज भी फर्जी वोट वोटर लिस्ट में है, सोचिए आप, तो फिर एसआईआर क्यों कराया आपने? अगर आज भी फर्जी वोट वोटर लिस्ट में है, हमें शिकायत करनी पड़ रही है, तो आखिरकार एसआईआर क्यों कराया आपने? आपकी राय में ये क्या मानसिकता थी एसआईआर के पीछे? व्हाट वाज बिहाइंड द एसआईआर? देयर इज अ सिंपल रीजन कि विपक्ष को परेशान करो, गवर्नमेंट इनकी है, और गवर्नमेंट जैसा चाहेगी वैसा इलेक्शन कमीशन से करा लेगी। यूपी एक एग्जाम्पल है। अगर आप ये माने और हम ये बात स्वीकार करें कि दीदी इसलिए हार गई क्योंकि 27 लाख वोट जो सुप्रीम कोर्ट से भी उन्हें राहत मिलनी चाहिए थी, वो राहत उन्हें नहीं मिली। क्या इलेक्शन कमीशन नहीं देख रहा? इलेक्शन कमीशन का काम है वोट बनवाना, वोट नहीं कटवाना। और फिर इलेक्शन कमीशन का काम ये नहीं कि सरकार के साथ खड़े हो जाना। यहां पर बाई इलेक्शन हुआ था कुंदरखी का, अंबेडकर नगर में, फैजाबाद में, कानपुर में, करहल में। बाई इलेक्शंस में बेईमानी की इन्होंने, और इतनी बेईमानी की जो बंगाल में आज हुआ है, वो उसकी कोशिश उन्होंने यूपी में पहले की। अगर इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष है, ईमानदार है, और इलेक्शन कमीशन ये समझता है कि वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो केवल कुंदरकी की फुटेज जो पुलिस के लोगों ने प्राइवेट ड्रेस में वोट डाले हैं, वो जनता के बीच में रख दें। जिस दिन जनता के बीच में रखेंगे, इनकी पोल खुल जाएगी। इसीलिए इलेक्शन कमीशन ने नियम बनाया है कि सीसीटीवी के फुटेज किसी को नहीं दिए जाएंगे, क्योंकि ये सीसीटीवी में सब वो लोग कैद हैं जिन्होंने फर्जी वोट डाले हैं। इलेक्शन कमीशन जानबूझ करके इस तरह का नियम लाने का काम किया है। जो यूपी में उन्होंने किया वही बंगाल में किया। यूपी में भी कई विधानसभा और लोकसभा में रिजल्ट बदला था। इसी तरह पूरा बंगाल का चुनाव उन्होंने लूट लिया। लेकिन हम विपक्ष के लोग तैयार हैं, जनता साथ है, जनता इनका जवाब देगी। और अभी 24 में हारे थे ये लोग, 27 में तो इन्हें और बुरा हराएंगे हम लोग। उसकी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। On that issue only, Akhilesh ji, you recently announced that the Congress and you will contest the elections together. Was there any doubt that you had to make the announcement? नहीं, डाउट तो नहीं है, लेकिन लोगों को बताते रहना चाहिए और दूसरे दलों को याद दिलाते रहना चाहिए कि अभी हम आपके साथ हैं। लेकिन सुनने में आ रहा है कि कांग्रेस पार्टी भी 403 की तैयारी कर रही है, हम भी 403 की तैयारी कर रहे हैं। तो सोचिए, बीजेपी को हराने के लिए डबल तैयारी चल रही है। तो पिछली बार एक बार तो आपने उनको कैंडिडेट भी दिए थे। नहीं, कांग्रेस पार्टी को अभी कुछ कहना ठीक नहीं है, उनको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन हम लोग साथ चुनाव लड़ेंगे। लेकिन मैं देखता हूं कि जो तैयारी हो रही है, जितनी तैयारी होनी चाहिए उतनी तैयारी नहीं है अभी। तो आपको क्या लगता है, ये आफ्टर व्हाट हैज हैपेंड इन बंगाल एंड अदर डेवलपमेंट्स, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ द इंडिया अलायंस? इंडिया अलायंस की अभी बैठक हुई है, हम लोग एक साथ हैं और इंडिया गठबंधन को और स्ट्रेंथन करेंगे। इसलिए भी जरूरी है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की फॉरेन पॉलिसी फेल हो गई। अभी हाल ही में अमेरिका की मिसाइल से 3 भारतीयों की जान चली गई। जो भारतीय, उनके परिवार के लोग
अभी इंतज़ार कर रहे हैं कि उनके पार्थिव शरीर कम से कम उनके घर और परिवार के बीच में आ जाएं, कम से कम वो आखिरी दर्शन कर लें। जो लोग विश्व गुरु बन रहे थे या विश्व गुरु का सपना देश को दिखा रहे थे, सोचिए क्या हालत पैदा कर दी है। हमारी फॉरेन पॉलिसी की कोई दिशा नहीं है, हमें कोई पूछ नहीं रहा दुनिया के प्लेटफॉर्म पर। आज डीजल महंगा है, पेट्रोल महंगी है, गैस महंगी है, महंगाई बढ़ रही है, नौकरी नहीं, रोजगार नहीं, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा, सेंसेक्स लगातार नीचे जा रहा है, इन्वेस्टर्स अपना पैसा निकाल रहे हैं बाहर। और फिर जो सरकार खाद की तैयारी करनी चाहिए, जब किसान को सबसे ज्यादा खाद की जरूरत है, डीएपी की जरूरत है, तो सरकार के पास खाद और डीएपी नहीं होगी। इसीलिए हम और आप लोग सुनते हैं कि यूपी का चुनाव जल्दी होने जा रहा है, क्योंकि इनके पास खाद नहीं है। जब गेहूं की पैदावार और गेहूं की बुवाई शुरू होगी तब किसान खाद और डीएपी मांगेगा, और इस सरकार के पास डीएपी और खाद नहीं है, और इसीलिए वो चुनाव में उलझाना चाहते हैं। जैसे पूरे विपक्ष पार्टी को एसआईआर वोटर लिस्ट में उलझाया हुआ है, क्योंकि सही बुनियादी सवाल हम ना खड़ा करें, उसी तरीके से चुनाव के माहौल को खड़ा कर देंगे, जिससे कि उन्हें खाद और डीएपी किसान को न देना पड़े। अंततः हमारा किसान सफर करेगा, उसकी पैदावार बर्बाद हो जाएगी। अगर ये डीजल पेट्रोल इतना महंगा बेच सकते हैं और अब ये कहते हैं कि हम इथेनॉल मिक्स कर रहे हैं, हम ये कहते हैं इथेनॉल अगर मिक्स कर रहे हैं तो ऑटोमोबाइल कंपनियों को क्यों नहीं कहते हैं कि वो भी अपनी कार ऐसी बेचें और कहें कि हाँ इथेनॉल अलाउ है इनको। तो अगर इथेनॉल न मिलावट होती तो सोचिए आज पेट्रोल की कीमत क्या होती। तो आपको क्या लगता है, व्हाट डू यू फील? आई मीन, यू रेफर टू द फॉरेन पॉलिसी डायमेंशन ऑफ व्हाट दिस गवर्नमेंट इज डूइंग। आई मीन, प्राइम मिनिस्टर ट्रैवल्स अब्रॉड ऑल द टाइम, वो बहुत विदेश जाते हैं और नेताओं से मिलते हैं। जैसे कि वेस्ट एशिया में, पश्चिम एशिया में उन्होंने बहुत सारे लीडर्स को कोट किया, लेकिन व्हेन इट केम टू द क्रंच, India stood alone in a sense, and it stood with Israel in a sense. His visit to Israel was, I would say, perfectly ill-timed. सच्चाई तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी के जो समझदार कार्यकर्ता और नेता हैं वो ये समझते हैं कि प्रधानमंत्री जितना विदेश जाएंगे उतना ही बड़े विश्वगुरु माने जाएंगे। उन्हें फॉरेन पॉलिसी से कोई लेना देना नहीं है, ट्रेड से कोई लेना देना नहीं है। जिस तरीके से अमेरिका हमारे व्यापार को कमजोर कर रहा है, या जिस तरीके से दबाव बना करके अपने मनमर्जी फैसले करा रहा है, हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथियों को खुशी होती है कि चलो वो अमेरिका चले गए, आज दूसरे देश में चले गए, उनके जाने की खुशी वो सोचते हैं कि हमारी उपलब्धि है, और जाने के खुशी को ये मानते हैं कि उनकी फॉरेन पॉलिसी सक्सेसफुल है। तो इसको आपको लगता है कि ये जो तौर तरीका उन्होंने अपनाया है, जैसे अब जब भी विदेश जाते हैं वो एक डांस का परफॉर्मेंस होता है, इंडियंस वहां होते हैं, तो ये डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए है, ये किस लिए करते हैं वो? सच्चाई यही है कि भारतीय जनता पार्टी के सीधे साधे भोले भाले कार्यकर्ता नेता ही समझते हैं कि अगर भारतीय लोग वहाँ बड़ी संख्या में मिल रहे हैं उनसे, या वहाँ पर जो एक प्रोटोकॉल है उसको फॉलो कर रहे हैं वहाँ की सरकारें, तो उन्हें लगता है कि उनके विश्व गुरु अभी बन गए हैं। उन्हें विश्व गुरु बनता हुआ इतना ही देखते हैं, लेकिन वो ये नहीं देखते हैं कि हमारा ट्रेड का कितना नुकसान हो रहा है, हमारे देश का कितना नुकसान होता चला जा रहा है। इसीलिए इंडिया गठबंधन हम लोगों को मजबूत करना है, और भविष्य में यूपी का चुनाव और यूपी से इनको हरा करके भेजना है। जो डबल इंजन है, लगता तो ये है कि डबल इंजन की जो टंकी है वो बहुत बड़ी है, इसलिए इतने बड़े पैमाने पे भ्रष्टाचार यूपी में हो रहा है जिसकी हम और आप लोग कल्पना नहीं कर सकते। जिन्होंने कहा था कि नदियां साफ हो जाएंगी, माँ गंगा साफ हो जाएगी, आज गंगा वैसी की वैसी दिखाई दे रही है, यमुना वैसी की वैसी गंदी है, और जो अच्छे काम भी हो रहे थे वो इस सरकार ने रोक लिए, और उसका परिणाम ये है कि उत्तर प्रदेश पीछे जा रहा है। So you raise this issue of corruption in this Ram Janmabhoomi Trust. What is the information you have with you? जो सबकी आस्था से जुड़ा, और भारतीय जनता पार्टी ने, जब से भारतीय जनता पार्टी का आंदोलन शुरू हुआ होगा, भगवान प्रभु श्री राम के नाम पर उन्होंने चंदा इकट्ठा किया। हमें उसमें कोई शिकायत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद प्रभु श्री राम का मंदिर बना, पूरे देश के लोगों ने बधाई दी, हम सब ने बधाई दी, पूरे देश के लोग वहां जा रहे हैं। और हमारा जो धर्म का रास्ता है वो ये बताता है कि आप दक्षिणा या चढ़ावा दीजिए,
और हम स्वीकार करते हैं, हम चढ़ावा भी देते हैं, और जब अपनी पूजा पाठ कर लेते हैं तो दक्षिणा भी देते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है, जो खबरें आ रही हैं, जो सूचनाएं मिल रही हैं, जो जानकारी मिल रही है कि बड़े पैमाने पर चढ़ावा चोरी हुई है। चढ़ावे को इन्होंने गमन किया है, गायब कर दिया है। केवल वही नहीं, अब तो सुनने में आ रहा है कि जो सोना चांदी जेवरात थे वो भी गायब हैं, और अब जिससे भी बातचीत हो रही है वो एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य है, सनातनियों का अपमान है। ये कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि चढ़ावे में भी चोरी होगी, और ऐसी चोरी हो रही है चढ़ावे की, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई जवाब नहीं इसका। और अब एसआईटी फॉर्म हो गई है। अब आप सोचिए, हमारे धर्म के सबसे पूजनीय लोगों की, साधु संतों की जांच अधिकारी करेंगे। इससे ज्यादा घोर अपमान सनातन धर्म का कोई नहीं हो सकता है कि अधिकारी जाकर के साधु संतों से पूछताछ करेंगे। But don't you think that the BJP is able to get away with all this? I mean, there's no public response, or we have so many instances, and especially the one that you're raising now. But they seem to get away with it each time. इस बार ऐसा नहीं होगा, और पहले भी नहीं हुआ। अयोध्या की जनता को इन्होंने दुखी किया, अयोध्या की जनता से इन्होंने जमीनें छीनी, वहां के व्यापारियों की इन्होंने दुकानें तोड़ी, उन्हें मुआवजा नहीं दिया, मार्केट वैल्यू नहीं दिया, और जो काम में भ्रष्टाचार हुआ उसका सब परिणाम लोकसभा में मिला। जब इन्होंने कहा कि हम संविधान बदल देंगे, तो उस समय परिणाम मिला, और परिणाम ऐसा मिला कि आपका अयोध्या का चुनाव समाजवादी पार्टी जीत गई। वो एक संदेश था अयोध्या वासियों का कि वो कम्युनल पॉलिटिक्स को स्वीकार नहीं कर सकते, करप्शन को स्वीकार नहीं कर सकते, जिस तरीके से उनकी जमीनें छीनी जा रही थी वो स्वीकार नहीं कर सकते। और यही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में घटनाएं हो रही हैं। अभी गाजीपुर में एक विश्वकर्मा बेटी के साथ घटना हुई, उनके माँ बाप को पता ही नहीं था कि डीएनए टेस्ट भी करवाना चाहिए, मांग करते रहे, सरकार ने डीएनए टेस्ट नहीं कराया और उसका दाह संस्कार करा दिया। इसी तरह हरदोई में कुशवा बेटी के साथ घटना हुई, उसके साथ जो कुछ कर सकते थे उन्होंने किया, हत्या कर दी गई, उस परिवार को भी नहीं न्याय मिला। हाल ही में अभी जौनपुर का एक दूल्हे की हत्या हुई, उसमें भी ये सरकार का भेदभाव रवैया रहा। सरकार इनकाउंटर करा रही है, और एक इनकाउंटर नहीं हो रहा, न जाने कितने फेक इनकाउंटर हुए। गाजीपुर में बीजेपी एक व्यवसायी, उसको नहीं बचा पाई। इनकी सरकार जो जीरो टॉलरेंस की बात करती है, एक व्यवसायी को नहीं बचा पाई। वो व्यवसायी जो वहां कारखाना चला था, होटल चला था, उससे 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी जा रही थी, और उन अपराधियों को बचाने वाले बीजेपी के लोग, उसमें भी फेक इनकाउंटर हुआ। पूरा गाजीपुर की जनता जानती है कि किस तरह भारतीय जनता पार्टी का व्यवहार रहा है, भेदभाव, जिसका परिणाम इन्हें चुनाव में भुगतना पड़ेगा। एंड हाउ वुड यू लुक एट जो स्थिति है यूपी में, उत्तर प्रदेश में, खासकर कि ये जो बुलडोजर राज जो चला है, और जिस तरह से लोगों के घर तोड़े गए, खास करके अल्पसंख्यकों के, क्या उस पर अब कोई रोक आई है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद? हमारे मुख्यमंत्री जी और सरकार के लोगों को सबसे प्रिय लगता है बुलडोजर, और उसका परिणाम ये हुआ है कि इन्होंने मनमानी की है। 90% पीडीए लोगों का ही इन्होंने घर मकान तोड़ा है। 90% पीडीए के लोगों के ऊपर बुलडोजर चला है, और इन्होंने कोई कानून और नियम नहीं माने हैं। हमारे लोकतंत्र में इस तरह के बुलडोजर की कोई जगह नहीं हो सकती है। भविष्य में पीडीए के लोगों के साथ जो भेदभाव हो रहा है, नौकरियों में आरक्षण जो छीना जा रहा है, इनकाउंटर जो किया जा रहा है, या उनको समय समय पे ये अपमानित करते हैं, इस बार एकजुट हो गए हैं, लोकसभा से ज्यादा एकजुट हो गए हैं। और अब भविष्य में देखेंगे कि जैसे ये पहले हारे थे 24 में, 27 में भी हार करके जा रहे हैं। और हम लोगों ने तो वो समय भी देखा है जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री दिल्ली वालों को नमस्कार भी नहीं करते। दिल्ली वाले इंतजार करते रहते हैं कि कब हमें नमस्कार मिलेगा, कब हमसे कोई आदाब करेगा। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री इतने अहंकार में आगे हैं कि दिल्ली वालों को न कोई आदाब हो रहा है उनके लिए। तो लगता तो ये है कि डबल इंजन जो लोग थे वो टकरा रहे हैं आजकल इंजन। ये डबल इंजन की सरकार चलने वाली नहीं है।
जिस तरीके से इन्होंने महंगाई बढ़ा दी है या किसानों के साथ धोखा किया है, वो जनता देख रही है और समझ रही है, मतदान कर करके इनको हटाने का काम करेगी। Akhilesh ji, thank you so much for talking to Frontline and Speak Easy. I do hope that we will get another chance to speak to you post elections. Yeah. Thank you so much. Thank you so much. Thank you for coming. Thank you.